हाय गाइस, विवेक हेयर। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे 70वीं के बीपीएससी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। वो सारे करंट अफेयर्स को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। जो भी न्यूज़पेपर में करंट आ रहे हैं उसको सारे एक जगह इकट्ठा करके उनका हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो अभी पेपर्स में आ रहे हैं, लगभग सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। मथुरा डिस्प्यूट को लेकर हाई कोर्ट ने क्या किया है कि मथुरा डिस्प्यूट है क्या, उसको पहले समझते हैं। एक जगह है जो नाम अभी आ रहा है, शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स। इसमें हुआ क्या है कि एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या है कि उन्होंने क्या क्लेम किया है कि वो जो शाही ईदगाह मॉस्क जो एरिया है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसको लेकर ये पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी, फिर ये पिटीशन हाई कोर्ट में गया। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया है कि एक कमेटी बनाकर बोला है कि एक कमेटी हम लोग बनाएंगे जो वहाँ पे जाएगी और उस चीज़ की क्या करेगी, फाइंडिंग करेगी कि क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स है और क्या इसके आउटकम्स है और इसको लेकर आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये केस का नाम क्या है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट अलाउज द सर्वे ऑफ द रीजन बाय अ सेपरेट कमिटी टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। इसको लेकर क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, उसको लेकर हाई कोर्ट ने ये कमिटीज़ बनाने की बात कही है। इट वॉज क्लेम्ड दैट द रीजन बिलोंग्स टू द बर्थ प्लेस ऑफ श्री कृष्णा। ये क्लेम्स है इस ट्रस्ट का कि ये जो रीजन है वो श्री कृष्णा के बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और बातें जो इसमें कही जा रही है कि ड्यूरिंग द एज ऑफ औरंगजेब का जो समय था तो पहले वहाँ पे टेम्पल हुआ करती थी, तो औरंगजेब ने उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे मॉस्क खड़ा किया। तो वहीं पे लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में लिख दिया है, ड्यूरिंग द एज ऑफ औरंगजेब द टेम्पल प्रेजेंट देयर वॉज वैनिस्ड एंड अ मॉस्क वॉज क्रिएटेड। नेक्स्ट इसके बीच नेक्स्ट जो ये वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड, उसने क्या किया है, इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को बर्खास्त कर दिया है। उसको लेकर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल वाले न्यूज़पेपर में जब वो कवर होगा। लेकिन न्यूज़ निकल के अभी तक जो मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को बर्खास्त कर दिया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ मामला किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन में यहाँ पे समझा ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। इस पे जो भी डिटेल्स न्यूज़ आगे आएगी उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा मालदीव्स को लेकर। COP28 की मीटिंग चल रही थी, कहाँ पे, यूएई में। COP28 अभी बहुत लाइमलाइट में बना हुआ है और नेक्स्ट पेपर जब आपका 30 सितंबर को होगा बीपीएससी का, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इस पर डिस्कशन किया था, COP28 के कौन प्रेसिडेंट है, उसका समिट कहाँ पे हो रहा है, यूएई दुबई में। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि क्या उसके आउटकम्स निकल कर आए हैं, जो समिट हो रहे हैं उसमें क्या क्या आउटकम्स निकल के आए। उसमें मेजर आउटकम्स जो आया है वो आया है लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर। ये सब चर्चा हम लोगों ने कल के वीडियो में किया था। आज क्या न्यूज़ लेकर इसमें न्यूज़पेपर में आया है कि मालदीव्स जो है, मालदीव्स के जो हमारे नए प्रेसिडेंट वहाँ बने हैं, तो वहाँ पे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद सोली, वो इंडिया के फेवर में थे, वो प्रो इंडियंस थे एंड एंटी चाइना थे। बट अभी जो वहाँ प्रेजेंट सरकार जो आई है वो क्या है, वो प्रो चाइना है। प्रो चाइना है तो डेफिनेटली वो एंटी इंडिया होंगे। तो वो उनका क्या कहना था कि इंडियन मिलिट्री जो वहाँ पे डिप्लॉय थी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडियन मिलिट्री को वापस जाना होगा, इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन नेवी पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉयड थे। दूसरा बात क्या निकल के आ रहा है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 के साइडलाइन पे लोग अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ मीटिंग करती है। तो ये प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो इन दोनों की मुलाकात हुई और वहाँ पे ये डिस्कशंस निकल के आ रहे हैं कि इंडिया जो, जब प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे गए थे मालदीव्स में 2019 में, तो उस समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडिया वहाँ की हाइड्रोग्राफी को क्या करेगा, सर्वे करेगा, वहाँ के वाटर रिसोर्सेज को सर्वे करेगा, लगून्स को सर्वे करेगा और उसकी डिटेल्स मालदीव्स सरकार को देगी। ठीक है, तो ये बात निकल के आ रही है कि मालदीव्स इस चीज़ को रिन्यू नहीं करना चाह रहा। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोइजू इनका नाम है इस प्रेसिडेंट का, तो मोइजू की जो सरकार है वहाँ पे वो इस चीज़ को रिन्यू नहीं करना चाहती है। दे वांट इंडिया टू टेक अ बैक स्टेप
इंडिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को ख़राब कर रही है, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को ख़राब कर रही है। और आने वाले 5 सालों तक ये इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में देखने को मिलेगा कि हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रो चाइना ओरिएंटेशन है। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मालदीव्स जो है वो हमारा नेबर है, इंडियन ओशन का ही कंट्री है, मैप में देख सकते हैं, तो वो हमारा नेबर है। तो इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है कि नेबर्स को हमेशा नेबर्स का साथ देना चाहिए। किसी भी तरह का अगर डिजास्टर, सुनामी या फिर किसी भी तरह का अनसीन सर्कमस्टांसेज आता है तो हु वेर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर? ऑफ कोर्स इंडिया वुड रीच मालदीव्स टू हेल्प देम, और ऐसा हम लोग करते भी आए हैं और पीछे भी किए हैं। तो ये बातें मालदीव्स को समझना चाहिए कि इफ़ एनी सच सर्कमस्टांसेज ओरिजिन, तो सबसे पहले मदद के लिए आपके पास इंडिया आएगा, न कि चाइना आएगा। तो इसलिए पड़ोसी के साथ रिश्ते हमेशा बना कर रखना चाहिए। ये न्यूज़ में बना हुआ था, इस चीज़ का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे किया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बीसीसीआई डिसीजन टू रिटायर MS धोनी जर्सी नंबर 7 स्पार्क्स ऑफ ए वेव ऑफ इमोशन ऑन एक्स। हुआ क्या है, बीसीसीआई ने क्या बोला है कि मिस्टर धोनी का जो सिंबल है, साइन जो है उनके टी शर्ट का या फिर उनके जर्सी का नंबर 7, जैसे सचिन तेंदुलकर था 10, और भी प्लेयर्स का अपना एक नंबर होता है, तो बीसीसीआई ने इसको बोला है कि ये नंबर भी रिटायर हो गया। दैट मीन्स कि आगे आने वाले समय में जो भी प्लेयर्स होंगे इस नंबर को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो अपने जर्सी पे इस नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है MS धोनी का क्रिकेट के फील्ड में, उनको एक तरह से उपाधि देने के लिए इस चीज़ को करते हैं। क्या ये पहली बार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी हम लोगों ने इस तरह का किया है। कब? हमारे जो मास्टर ब्लास्टर है, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भी इस तरह की चीज़ें की गई है। उनके जो नंबर है उनको उसको भी रिटायर किया गया है। जो नंबर 10 है सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ, वो भी कोई प्लेयर फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं हो सकता, और प्लेयर के साथ बिल्कुल होगा। जैसे कि विराट कोहली, रोहित शेट्टी, उनका भी बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो उनके जो नंबर है फ्यूचर में उसको भी बीसीसीआई की डिसीजन होगी तो उसको भी रिटायर कर दिया जाएगा। जब भी प्लेयर रिटायर होते तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए एक तरह का ये उनको सम्मान के रूप में हम लोग ये ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये भी बहुत चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 के ऊपर वर्डिक्ट दिया था। उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म टर्म का यूज किया है। मामला क्या है पूरी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो अलग नहीं है, वो कहीं से भी अलग उनको स्पेशल या फिर इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं देता है। ये स्पेशल प्रोविजंस है। जैसे कि समझते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये एडिटोरियल सेक्शन में कवर था। इसमें हुआ ये इसमें ये हुआ कि जैसे ये इंडिया है तो इसमें सारे स्टेट एक लेवल पे नहीं है। जैसे यहाँ JNK है, यहाँ यूपी है और यहाँ बिहार है हमारा। ठीक है, तो ये सारे स्टेट को एक जगह रखना गलत होगा ना। सारे स्टेट एक पायदान पे तो है नहीं, तो इनको एक लेवल में लाना, जो अभी इस लेवल में है, इनको इस तरह से सेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस एक्स्ट्रा इनके लिए करना पड़ेगा। तो वही स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर केवल ही एक ऐसा राज्य नहीं जिसके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि कुछ और भी राज्य है, जैसे कि हम लोग 371 में 371A से लेकर I तक अन्य राज्य जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं ताकि वो स्टेट को स्पेशल फेवर मिल सके, स्पेशल असिस्टेंट मिल सके सेंटर से, ताकि और स्टेट के बराबरी वो आ सके और स्टेट के बराबर वो हो सके, ताकि हमारे बीच में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जनरेट हो सके। क्या जनरेट हो सके? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नहीं तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? केवल एक ही स्टेट ग्रो करेगा, एक ही स्टेट प्रॉस्पर करेगा, लाइक गुजरात, लाइक उत्तर प्रदेश, लाइक कर्नाटका। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? अन्य स्टेट जो होगी वो काफ़ी
पिछड़े पायदान पे चले जाएंगे, जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ इंटीग्रेट हुआ, तो हम लोगों ने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के तहत उनको क्या किया, स्पेशल कुछ प्रोविजंस अलाउ किया जो कि टेम्पररी नेचर थे। ऐसा किसी भी प्रोविजंस में कोई डेट नहीं लिखा हुआ था कि इस डेट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके लिए भी कुछ नहीं लिखा गया हुआ है। तो स्पेशल प्रोविजंस न केवल जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, इन राज्यों को भी दिया गया है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि इन राज्य के पास अपना कुछ इंटरनल सॉवरेनिटी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सॉवरेनिटी टोटल कहाँ पे लाई कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही टोटल सॉवरेनिटी है। तो वो डिसीजन ले सकती है इनके बेटरमेंट के लिए। इन्हीं के बेटरमेंट के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजंस लेकर आए थे, ताकि ये स्टेट एक दूसरे के साथ compete कर सके और इक्वल स्टेज पे आ सके। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो इसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का डेफिनेशन है, पॉलिटी में इसके बारे में डिटेल एक चैप्टर है। फेडरल बोलते किसको है, तो द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और द सब यूनिट्स ऑफ द स्टेट। इन दोनों के बीच में पावर का सेपरेशन, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, और छोटे जो सब यूनिट्स है उनको हम ऑटोनॉमी देते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को। ठीक है, ये हमारा हो गया एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 69th का मेंस हो या फिर 70th का मेंस हो, उसमें ये टर्म आपको GS2 में, GS2 जो पॉलिटी का सेक्शन है, GS2 के सेक्शन 1 में कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। व्हाट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमॉन्ग द स्टेट्स। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंट में बिहार में भी इस तरह की चर्चा हुई है, बिहार भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही है। थोड़ा सा इसका मिलता जुलता है, बट नॉट एग्जैक्टली ये है, बट स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। क्योंकि बिहार बोलता है कि हम बहुत पिछड़ा है, हमें भी स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, कुछ प्रोविजंस हमको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ताकि हम भी compete करके और राज्य के बराबर आ सके। बट ये सेम और वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को लिंक नहीं करना है। ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बहुत चर्चा में आया हुआ है, इस पे एडिटोरियल आया हुआ है, एक्सप्लेन पेज में भी आया हुआ है। तो ये चर्चा में क्यों था ये जान गए। ओरिजिन कहाँ पे, 370 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म का यूज किया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये कहना था, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो पिटीशन में लोग ये क्लेम कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के प्रोविजंस को हटाने के लिए आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो नहीं है, बट वहाँ के जो गवर्नमेंट है उससे आप कंसल्ट नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जम्मू कश्मीर के पास अपना कुछ इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, जो सॉवरेनिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डू सो। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है GPAI के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि GPAI है क्या, उसके बारे में भी डिटेल न्यूज़ आ रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, मेंस में आपको इस पे सवाल देखने को मिलेगा। तो GPAI है क्या, ग्लोबल पार्टनर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, इनिशिएटिव है। इसमें प्रेजेंटली 29 मेंबर कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका मेंबर है। एंड इंडिया के बारे में एक बात और एक जाननी है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न है। और ये चर्चा में क्यों है, इसका जो एनुअल समिट होता है, एनुअल समिट अभी दिल्ली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है एनुअल समिट? दिल्ली में जो हम लोग G20 के लिए बनाए थे भारत मंडपम, उसमें ये समिट हो रहा है, उसमें ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड दिस समिट। तो उन्होंने इस समिट की उद्घाटन किया है। तो इस समिट में हुआ क्या है, इसमें हम लोग AI को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि AI का कितना डिसएडवांटेज नहीं करेंगे, उसको लेकर जो चैलेंजेज है उसको हम लोग कैसे कॉप अप करें, उसको लेकर कैसे हम लोग डील करें, उस चीज़ को लेकर ये
यहाँ पे नाम में ही बता रहा मल्टी स्टेक होल्डर। इसका मतलब हुआ इसमें तरह तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे, हर फील्ड से एक्सपर्ट्स आएंगे, डिफरेंट ब्रांचेज से आएंगे, यूथ्स आएंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और सभी लोग अपना आइडियाज़ रखेंगे कि कैसे एआई को रेगुलेट किया जाए, कैसे एआई को यूज किया जाए, कैसे इसके बेनिफिट्स को उठाया जाए और कैसे इसका जो दुष्प्रभाव उसको कम किया जाए। तो रिसेंट में एआई के चैलेंजेस को लेकर, एआई के दुष्प्रभाव को लेकर काफ़ी न्यूज़ बना हुआ था। क्योंकि इंडियन फेमस एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनको लेकर डीप फेक की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उनकी इमेज को मॉर्फ कर दिया गया था किसी और के फेस के साथ। तो इस वजह से और इस तरह के इंसिडेंट अभी इंस्टाग्राम से आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि बहुत तरह के वॉइस जो कि उनके नहीं होते उस पर्सन के, लेकिन वायरल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि कोई एक कंट्री मिलके इस चीज़ को नहीं रोक सकता। ये टेररिज्म की तरह ही, एक तरह कि टेररिज्म कोई एक देश सोचे कि हम रोक ले तो ये नहीं होने वाला है। सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वही प्लेटफॉर्म ये जीपीएआई प्रोवाइड करता है। अभी इसमें 29 मेंबर्स है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और इसमें यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, ये सब भी मेंबर्स है। और इसमें क्या जानना है कि इंडिया को, और इस क्यों न्यूज़ में बना हुआ और क्यों हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को इसका प्रेसिडेंटशिप मिला है 2024 के लिए। तो ये भी हम लोग जान सकते हैं कि इंडिया इज़ अ लीड चेयर फॉर जीपीएआई इन 2024। ये भी इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दिसंबर 12 टू 14 ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसकी समिट है। इसमें ये चर्चा निकल के आ रही है, जो मीटिंग्स हुई है उसमें कॉमन फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। ये न्यूज़ में इंडियन एक्सप्रेस में आया था। कॉमन फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि एआई को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो कि ये सारे जो इसके मेंबर कंट्रीज़ है वो अडॉप्ट करेंगे। तो इसको लेकर बातें चल रही है कि इस पर कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, सहमति बनाने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने मिलके इस पे काम करना है ताकि एआई को अच्छे से रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो ये कॉमन फ्रेमवर्क फॉर एआई, ये टर्म निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, द टर्म कॉमन फ्रेमवर्क फॉर एआई हैज़ बीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो आप बता सकते हैं कि जीपीएआई से ये जुड़ा हुआ है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। 2-3 दिनों से ये समिट हो रहे थे, तो इस वजह से ये बहुत चर्चा में बना हुआ था। इसका बैकग्राउंड डेटा हम लोग समझ लिए, पीटी के पॉइंट से ये क्या इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, ये मेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। ये मेंस में आपका क्वेश्चन आएगा 17th में। इस बार तो चांसेस कम है क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है 17th का, उसमें ये पक्का आएगा कि जीपीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। पीटी में आ सकता है कि कितने मेंबर्स है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स है, रिसेंट समिट कहाँ हुआ है, या फिर इसके 2024 के चेयरमैनशिप किसको मिला है, तो वो इंडिया को मिला है। मेंस में क्या आएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, वो ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। एआई को, मेन ऑब्जेक्टिव इसका नाम में ही छिपा हुआ है, एआई को रेगुलेट करने के लिए सारी कंट्रीज़ एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशंस कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसरो को लेकर न्यूज़। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने प्लान्स के बारे में, इसरो के प्लान के बारे में बेसिकली कि इसरो आने वाले वर्ष में क्या करने वाला है उसको लेकर इन्होंने डिस्कशन किया है। तो उसमें मेजर हाईलाइट्स जो निकल के आ रहा है, जो न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया है, इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4 टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून इन 4 ईयर्स। ये क्या न्यूज़ है कि इसरो अभी चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया है। उसके बाद इसरो इज़ प्लानिंग टू डू अ चंद्रयान 4 मिशन। उसमें वो क्या करेगा कि वहाँ से मून से जो सैंपल्स है, सैंपल्स किसके आएंगे, मिट्टी के सैंपल्स आएंगे और तरह तरह के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके सैंपल्स कलेक्ट करके वो अर्थ पे लाने की बात हमारे इसरो के जो चीफ है वो कर रहे हैं, एस सोमनाथ सर। इन्होंने प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन किया है कि इसरो का क्या प्लान है आने वाले दिनों में, कैसे। इन्होंने ये भी बताया कि हमारा स्पेस मिशन जो है, हम लोग वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगे, उसके लिए हम लोग कैसे दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा सके। 2028 में इनका प्लान है कि पहला हमारा जो स्पेस स्टेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लॉन्च करने की भी बात इन्होंने कहा। तो इस तरह की बातें ये किए हैं। और रिसेंट में आदित्य L1, चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन, ये तीनों न्यूज़ में बना हुआ था। और बीपीएससी के अभी जो हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि
TRE 2.0, उसमें इन तीनों मिशन को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, मिशन का नाम क्या है, मिशन कब लॉन्च हुआ था, और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स आपके पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते वो क्वेश्चन आए थे। तो अभी यहाँ पे पीटी के लिए कोई फैक्ट्स निकल के नहीं आ रहा, बट रिसेंट्स में जो मिशंस इसरो ने किया है, मेजरली जो इसरो के मिशन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम के लिए देखना है, जो कि 70वीं के पीटी में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बिहार इन्वेस्टर समिट, बिहार को लेकर दो न्यूज़ है। बिहार इन्वेस्टर समिट, ये न्यूज़ क्या है कि बिहार के पटना के ज्ञान भवन में इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चल रहे थे तो दुनिया भर से लोग आए थे अपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को लेकर। तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लेकर आए थे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है बिहार में इस पर 50,000 करोड़ के करीब में स्वीकृत किया गया है। उसमें अडानी के भी नाम आ रहे हैं। अडानी ने अपना प्रॉमिस किया है कि हम लोग 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में करेंगे। प्रेजेंटली वो भी उनका कुछ इन्वेस्टमेंट है अराउंड 870 करोड़, बट वो बोल रहे हैं कि हम इसका 10 गुना इन्वेस्टमेंट और बिहार में करना चाह रहे हैं, और वो 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे अडानी ग्रुप। हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, पहला तो कहाँ हुआ है, तो ये फैक्ट्स एक जानना है कि पटना में हुआ है। BPSC के लिए पटना में हुआ है। इन्वेस्टर समिट पटना में इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है। दूसरा क्या जानना है कि किस, एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 करोड़ के करीब में आया है। नेक्स्ट क्या जानना है कि किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, बिहार के किस फील्ड में आ रहे हैं, किस फील्ड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया है और किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो सबसे मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट हमारा आया है वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आया। कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में पहला ही देगा फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो फूड प्रोसेसिंग को देखकर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन फूड प्रोसेसिंग नहीं करना है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है, ये अभी प्रपोजल आया है और इसको MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट के साथ, बिहार के गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फील्ड में। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आया है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में 31,394 करोड़, इतना। उसके बाद है नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में कितना है, 14,564.11 करोड़। और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और फिर सर्विसेज है। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50,530 करोड़। तो ये हमारा किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है बिहार में, वो उसका डेटा आया था पेपर में। तो ये एक बार देख लेना है कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, देन फूड प्रोसेसिंग है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर IT है, फिर हमारा सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है PLI स्कीम को लेकर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सॉरी, एक न्यूज़ हम बोले थे इसमें, वो छूट गया, यहाँ पे मेंशन नहीं था। बोले थे बिहार को लेकर दो न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ क्या था, हिंदी के पेपर में क्या आया था, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर में कवर आया था कि जो 15 दिसंबर का जो डेट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी बताते हैं। 15 दिसंबर 2023, इस दिन कल का ही दिन है ये। इस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं CM नीतीश कुमार, वो पौड़ा एक जगह है, कहाँ पे है, नवादा में। पौड़ा एक जगह है, तो ये नाम क्यों लिखा रहे हैं, रेलेवेंट है या नहीं, इसका भी हम आपको सोर्स बताते हैं। तो पौड़ा एक जगह है नवादा में, ये वहाँ पे क्या किए, जो हमारा गंगा जल योजना है, हर घर गंगा जल योजना, या फिर गंगा जल उद्धव योजना जो बोलिए, तो उसके तहत पानी पहुंचाने की बात थी। जो बाढ़ का पानी होता है एक्स्ट्रा, हमारा जो मानसूनल फेज में या फिर ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो एक्स्ट्रा वाटर हम लोग के गंगा वाले रीजन में आता है, गंगा बेल्ट में, उसको इस प्लान के तहत एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से, पटना के हाथीदह एक जगह का नाम है, वहाँ से 151 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के 4 शहरों में पानी देने की बात कहे थे। 4 शहरों में देने की बात कहे थे। तो 2 फेज में काम हुआ था, गया, बोध गया और राजगीर में। फर्स्ट फेज में पानी हम लोग पहुंचा चुके हैं। इसकी शुरुआत 27 नवंबर और 28 नवंबर को 2022 में माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करके किया था। 27 नवंबर 2022 को राजगीर से इसकी शुरुआत हुई थी, और 28 नवंबर 2022 को गया और बोध गया में इस योजना की शुरुआत हुई।
सवाल इससे उसी वर्ष बीपीएससी ने आपसे पूछ लिया, 27 नवंबर का ना पूछ के क्वेश्चन में दे दिया कि 28 नवंबर 2022 को गंगा जल उद्भव योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन था राजगीर, और मैक्सिमम लोग राजगीर मार के आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट के साथ खेल लिया। उन्होंने मेंशन कर दिया जिस दिन पहला उद्घाटन हुआ वो ना मेंशन करके जो नेक्स्ट डे उद्घाटन हुआ वो डेट को उन्होंने मेंशन किया, जिस वजह से कन्फ्यूजन आ गया और उतना ध्यान से लोगों ने देखा नहीं और ऑप्शन में टिक करके आ गए राजगीर, बट द आंसर वाज गया एंड बोध गया। उसी तरह से उसका जो चौथा शहर है जो हम बताएं नवादा में, उस वक्त काम नहीं हुआ था, बट नवादा पहले से ही प्लान में था, तो वो फेज़ 2 में वहाँ पानी पहुँचाने की बात हुई, तो उसका काम कंप्लीट हो गया है। कल के डेट में इसका उद्घाटन हुआ और यहाँ पे पानी की सुविधा, अब गंगा जल की सुविधा अब उपलब्ध है, लोग इसको पीने के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना है कि पौरा के नवादा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चीज़ की उद्घाटन किया है। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि 15 दिसंबर 2023 को इस योजना का फेज़ 2 का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो नवादा में। तो अब चारों शहर में जो भी इस योजना के अंदर है वहाँ पे पानी पहुँचाई जा रही है। ठीक है, ये दूसरा न्यूज़ था, ये भी कवर किए हुए थे कुछ न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट चलते हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये चर्चा में क्यों है? ये भी न्यूज़पेपर में आया था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। ठीक, तो चर्चा में क्यों आया था ये? एक सेकेंड, चर्चा में क्यों आया था? गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक ये लेकर आ रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आने, अभी हमारा लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1992 का है, तो हम लोग ये 2023 का एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उस पॉलिसी में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का बहुत चर्चा है। तो ये क्रिटिक्स का भी कहना है और जो ये है इकोनॉमिस्ट का भी कहना है कि केवल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है या फिर मेक इन इंडिया का जो सपना है, केवल PLI स्कीम्स के तहत ही हम लोग नहीं छोड़ सकते। वी शुड इन्वेस्ट इन सम अदर थिंग्स, कुछ और आइडियाज़, कुछ और प्रोसेस, कुछ और स्कीम्स लाने होंगे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। तो पहली तो बात ये पता चल गया कि PLI स्कीम्स जुड़ा हुआ किससे है? मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, कैसे हम लोग अपने इंपोर्ट बिल को, जो हमारा निर्यात है उसके बिल को कम करें, अपने यहाँ कैसे डेवलप करें चीज़ों को, ताकि उससे लोगों को रोज़गार मिलेगी, उससे लोगों को इकोनॉमी में हमारा बेनिफिट होगा और हमारे GDP में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए ही ये स्कीम लाया गया था। 2020 में स्कीम लाया गया था, 2020 में स्कीम को लाया गया था। इनिशियली ये 3 इंडस्ट्री को टारगेट किया था, ये यहाँ पे मेंशन है, मोबाइल एंड अलाइन कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मेडिकल डिवाइसेस। लेटर ऑन प्रेजेंट टाइम की बात करें आज के डेट में 15 दिसंबर 2023 के डेट में, तो ये 14 सेक्टर को कवर करता है। कितना? ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, इसमें कितने सेक्टर्स PLI स्कीम्स के अंदर में, तो 14 सेक्टर्स को हम लोग कवर करते हैं। ये मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था। क्या है कि हमारे यहाँ के इसको बूस्ट करना है। क्या करना है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके और अपना इंपोर्ट को घटा सके। ठीक है, अकम्पाइंड बाय हायर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट को कम करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका टारगेट है। ठीक है, तो प्रेजेंटली इसमें 14 सेक्टर है और इस सेक्टर में जैसे कि 14 सेक्टर में लगभग ये सब आ जाते हैं, मोबाइल एंड इट्स अलाइन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आ गए, फिर मेडिसिन से जुड़ा हुआ आ गया, फार्मास्यूटिकल्स आ गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गया, फिर स्टील की भी बात है उसमें। तो ये 14 सेक्टर्स के अंडर में आता है। ये स्कीम्स 2020 के बाद बहुत चर्चा में था, आए दिन इस पर न्यूज़ भी आ रहे थे, मैगजीन्स भी कवर कर रहे थे, तो ये बहुत चर्चा में था। बजट में भी इसका चर्चा था PLI स्कीम्स का। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट BPSC इस बार जो रिसेंट में जो PT एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपसे डायरेक्ट इसको लेकर स्टेटमेंट देके सवाल आपसे पूछ लिया। ये सवाल है, इसको देखना है, ये आया हुआ सवाल है, खुद से फ्रेम किया हुआ नहीं है। सवाल का जो भी लैंग्वेज है वो सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट है और इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इसको खुद से पॉज करके इस सवाल को बनाएंगे। जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देखे हैं, तो क्या उस इन्फॉर्मेशन से आपका ये सवाल बन जाएगा? तब तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, नहीं तो कुछ और ऐड करने की ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हैं उसका यूज़ करके ये सवाल को बनाया जा सकता है। एलिमिनेशन बेस्ड सवाल ही पूछ रहे हैं आप, इसी तरह के सवाल आएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन लिंक
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, एक से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, PLI के बारे में ये पूछ रहा है, PLI के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, ये यहाँ पे द स्कीम्स ऑफर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड, ये हम अभी पढ़े ही हैं कि पहली बार मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए ही PLI स्कीम की शुरुआत की गई थी और ये अभी 14 सेक्टर तक इसको एक्सटेंड कर दिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही तो हमारा टारगेट है। तो ये स्टेटमेंट तो हम लोग को पता है कि इसके ऑब्जेक्टिव से ही पता चल गया। दूसरा क्या है, द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसमें डाउट में। दूसरा, द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8%, ऐसा कुछ अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ऐसा होता तो जरूर हम लोग मेंशन करते और वो भी चर्चा में रहता, तो ये भी डाउट में। ठीक है, द टारगेट अंडर, इसमें क्या टारगेट है, ये ऑप्शन ये गलत है, ये इस पे ध्यान नहीं देना है। तो टारगेट सेगमेंट अंडर PLI इंक्लूड लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और ये अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म सेक्टर। मानते हैं ये नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से डील कर रहा है ना PLI स्कीम, उसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों को डाले हुए, इसी से हम लोग शुरुआत किए थे, बट रिसेंट में इसमें स्टील भी है और भी चीज़ें इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन तो हमको पता है कि सही है। तो पहला और ये तो मेरा सही है, फर्स्ट और लास्ट। तो ऑप्शन को देखते हैं, 4 ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन यहाँ मिसमैच है, 1 2 3 4, एलिमिनेट कैसे करते हैं, पहला और चौथा तो मेरा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, लेकिन सवाल में आपसे कोई पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछता तो हम 1 और 4 के साथ जा सकते थे, ये सही आंसर होता, लेकिन हमसे करेक्ट नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट वाला को ऑप्शन से हटा लेते। इसमें 1 है मतलब सही है, तो ये नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये नहीं होगा, इसमें 1 है तो ये नहीं होगा, तो जिसमें भी 1 और 4 होगा वो तो करेक्ट है, वो नहीं होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो केवल एक ही पेयर है 2 और 3 का, जिसको लेकर हम लोग पहले भी मार्क किए थे कि इसमें डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये एलिमिनेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो चीज़ें न्यूज़ में हैं वो सवाल उसी से BPSC पूछ रहा है, और पूछने का आप तरीका भी देख लीजिए कि किस तरह से सवाल आपसे पूछ रहा है। डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर, ये BPSC का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कि क्यों डी है। 117 नंबर क्वेश्चन था सेट ए का, ये उसमें उसका स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट 1 और 4 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ PLI स्कीम, ऑप्शन डी कवर्स द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, इस स्लाइड को, और आज के करंट अफेयर्स को जितना भी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। कोड BPSC में जो पूछे जाएंगे हमारे लिए, जो काम की चीज़ें होंगी, बस उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इधर उधर की चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, किस तरह के सवाल आते हैं, अभी तो 2 सवाल हम डिस्कस किए, एक तो स्कीम्स को लेकर, PLI स्कीम्स को लेकर, और गंगा जल उद्भव योजना को, दोनों सवाल रिसेंट में ही पूछेगा, और दोनों का हम आपको सोर्स भी बताएं, आंसर भी बताया, उसका डिस्कशन भी किए, और किस तरह से सवाल फ्रेम किया जाता है करंट अफेयर से वो भी होता है कि करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं, इसी के साथ ख़त्म करते हैं, नहीं शुरुआत करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।